हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो आपको पीछे दिख रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसका एक वीडियो पहले ही आ चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेक करके आओ। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे जितना हमने पीछे पढ़ा था उसके आगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक ये होने वाला है, दो चीज़ हम कवर करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब मैं बोलता हूँ बच्चों, तो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से नहीं पढ़ने वाले। आज हम खाली बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। और जो दूसरा टॉपिक मैंने बोला नोमेनक्लेचर वाला, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये लिख के ले लो, गारंटी के साथ एक क्वेश्चन पक्का आता है इस वाले टॉपिक से पेपर में 11th में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ, जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आज खाली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बताऊँगा, तो ये इसका स्टार्ट होने का रीज़न क्या था। देखो, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि मेंडलीव ने एक बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल दिया था। और जहाँ तक ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उनको क्रेडिट किया जाता है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने एक ऐसा पीरियोडिक टेबल दिया जिसके बेसिस पे एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज जिस फॉर्म में आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, उसको बनाया गया। लेकिन स्टिल वहाँ पे काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी और लोगों ने ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करी कि क्यों ऐसे मतलब क्या ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से उनको ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास कम है बाद में रखना पड़ा था, अपने आप को ही जो उन्होंने बात बोली थी उसका अगेंस्ट में जाके। तो एक साइंटिस्ट थे बच्चों, हेनरी मोसेली, HENRY MOSELEY। इन्होंने क्या किया बच्चों, ये क्या कर रहे थे, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। बेसिकली देखो, हर एलिमेंट होता है, ठीक है, एलिमेंट से रेडिएशन निकलता है, एक्सरे रेडिएशन निकलता है। तो वो क्या कर रहे थे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का रूट, दैट मीन्स रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट। उसके बीच में इन्होंने ग्राफ बनाया, ठीक है। और जब इन्होंने, हेनरी मोसेली ने, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर Z के बीच में जब ग्राफ बनाया, तो बच्चों उन्होंने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। और यही चीज़ अगर वो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच में बना रहे थे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आती थी। तो इसका मतलब था कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ बोला था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और वो कहता है कि जो अभी तक हम ये मान के चल रहे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास की होती है, ऐसा नहीं है। वो पीरियोडिक फंक्शन किसकी होती है बच्चों, एटॉमिक नंबर की होती है। तो पेपर में क्या हो सकता है, आपसे सीधे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आपको क्या आ सकता है बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है। तो आप बेसिकली क्या लिखोगे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। जो मेंडलीव के अकॉर्डिंग, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, उनका कहना था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। और इसीलिए उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में चीज़ों को रखा। लेकिन जब हेनरी मोसेली ने देखा कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है एंड रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, तो उनके अकॉर्डिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड ऑफ एन एलिमेंट शुड बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। और इसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो डिटेल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये क्या है, इसको तो अच्छी तरीके से हम बिल्कुल पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी है तो एक बेसिक चीज़ आपको ज़रूर पता होगी कि वहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा। थोड़ा सा मैं बस आपको बता देता हूँ क्या है, और नीचे आपको इस तरीके से दिखेगा। अब आप जनरली नोटिस करोगे तो हाइड्रोजन को वो अलग से रखते हैं, वो हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन को इतना अलग ट्रीट क्यों करते हैं, उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है 11th में हाइड्रोजन।
तो इन सब को आप एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब मैं रिलेट कर रहा हूँ 2 ग्रुप क्यों होते हैं। तो बच्चों एस सब शेल जो हमने पढ़ा था उसका ऑर्बिटल में क्या होता है, एक ही डब्बा होता है और एक डब्बे की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसीलिए इसमें 2 ही ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, ठीक है। अब अगर बात करें जो लास्ट में बच्चों ये है, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, पी ग्रुप बोलते हो इसको। पी की बात करूं मैं बच्चों तो इसमें कितने डब्बे थे? 3 डब्बे थे और सबकी कैपेसिटी 2-2 इलेक्ट्रॉन की, तो टोटल कितने ग्रुप होने चाहिए? 6 ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, 6 ग्रुप होने चाहिए। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 13 से स्टार्ट होता है और 18 तक ख़त्म होता है। तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो ये सारे जो ग्रुप देखे होगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, आपको अपने सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रखो और आपको और अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो 6 ग्रुप है, तो 13 से 18 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे पी ब्लॉक होते हैं। अब जो ये बीच में होता है बच्चों, ये डी ब्लॉक है। अब अगर आपको न्यूलैंड का ऑक्टेव याद हो तो उन्होंने कैसे करा था, अगर इसको बीच से हटा दोगे और इसको जोड़ दोगे तो कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा न्यूलैंड का दिख रहा था ऑक्टेव। बट जैसे 21वां एलिमेंट आया स्कैंडियम, तो वो तो कोशिश कर रहे थे कि इसके बाद सीधे कुछ ऊपर वाले से जो पी में होता उससे मैच करना चाहिए। उस टाइम डी का उनको आइडिया नहीं था, तो इसके चक्कर में वो मैच करेगा ही नहीं, ये बिल्कुल ही अलग होते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसी चीज़ को, उसी लिमिटेशन को ख़त्म करता है, इसको दूर करके बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट जिस ऑर्डर में आता है उसमें पुट करके। तो बीच में आपको जितना भी ये दिख रहा है पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। और ये बच्चों ऑब्वियसली 1, 2 ये हो गया, तो 3 से स्टार्ट होता है और 3 से लेके कहाँ तक जाएगा? 12 तक जाएगा बच्चों। और डी में कितने डब्बे होते हैं? 5 डब्बे होते हैं, है ना। तो एक आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 10 हो गए। तो अगर आप काउंट करोगे 3 से लेके 12, तो कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 हो गए। तो ये टोटल 10 होते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि जब आप ऑफबॉ प्रिंसिपल देखोगे तो ऑफबॉ प्रिंसिपल में आप नोटिस करना कि 4f भी आता है और 5f भी आता है। एक बार आने को 6f भी आता है, लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं जिसमें 6f तक जाने की जरूरत पड़े, तो 4f और 5f भी आते हैं। तो बीच में ही कहीं एक एलिमेंट होता है डी ब्लॉक में, लेंथनम और एक्टिनियम। लेंथनम के बाद के, जैसे यहाँ पे कैल्शियम के बाद का जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो डी में चला गया, इसी तरीके से लेंथनम के बाद का जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है बच्चों वो चला जाता है 4f के अंदर। और एक्टिनियम के बाद का जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं? 5f में। अब मेरे को पता है कि f की कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों? 7 डब्बे होते हैं ना f में, तो कैपेसिटी उनकी कितनी होगी? 14 इलेक्ट्रॉन की। तो दैट मीन्स लेंथनम के बाद अगले 14 एलिमेंट 4f में जाते हैं और एक्टिनियम के बाद अगले 14 एलिमेंट 5f में जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हो बच्चों? f ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ऊपर वाले को लेंथेनॉइड बोलते हो, नीचे वाले को एक्टिनॉइड बोलते हो। तो फिलहाल के लिए ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आपको, 1-2 बार लूप में इसको सुन लेना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपके हाथ में अभी पीरियोडिक टेबल है तो और अच्छी तरीके से ये चीज़ क्लियर हो रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बिल्कुल क्लैरिफिकेशन वीडियो एक डाल दूँगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिलहाल के लिए मैं खाली आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। अभी हम स्विच करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 के ऊपर। जस्ट उस पर स्विच करने से पहले एक और चीज़ बता दूं, तो अगर आप नोटिस करोगे बच्चों तो S में 2 ग्रुप हो गया, P में 6 ग्रुप हो गया और D में 10 ग्रुप हो गया। तो 2 + 6 + 10 टोटल बच्चों कितने हो गए? 18 ग्रुप। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। पीरियड किसको बोलते हो? जो इस तरीके से क्लासिफिकेशन है बच्चों, ठीक है। और ग्रुप किसको बोलते हैं? जो ऊपर से नीचे क्लासिफिकेशन है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि 18 ग्रुप किस तरीके से होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हर ग्रुप की, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिटेल में आगे पढ़नी है। जब नई वीडियोज़ आएंगे तो आप देख सकते हो वहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं nomenclature of elements having atomic number z greater than 100। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहले कि ग्रेटर देन 100 ही क्यों, उसके अलावा कोई और क्यों नहीं। तो देखो बच्चों, जितने भी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास लेस देन 100 है उनका एक्चुअल नाम रखा जा चुका है। उनका एक्चुअल नाम बच्चों क्या है? रखा जा चुका है। क्वेश्चन है कि कौन रखता है एक्चुअल नाम, तो आप सबने सुना होगा IUPAC, ठीक है। IUPAC का आप सबने नाम सुना है,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो बॉडी है जो इन सारी चीज़ों का टेक केयर करती है कि किसी नए डिस्कवर्ड एलिमेंट का नाम क्या होना चाहिए, जिसने डिस्कवरी करी है आइडियली उसके नाम पे रख दिया जाता है, और कुछ ऐसा है तो किसी कंट्री के नाम पे, किसी बड़े आदमी के नाम पे, किसी न किसी के नाम पे रख दिया जाता है। अगर आप नोटिस करोगे तो स्टार्टिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ग्रीक नाम से लिए गए हैं, लेकिन बाद के एलिमेंट्स देखोगे तो या तो प्लैनेट के नाम पे यूरेनियम हो गया, यूरेनस के नाम पे नेपच्यूनियम हो गया, नेपच्यून के नाम पे आपका प्लूटोनियम होगा, प्लूटो के नाम पे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये सारी चीज़ कहाँ से ली गई है। और प्लैनेट्स के नाम भी जनरली जो इंग्लिश में आप देखते हो वो सारे बच्चों कहाँ से लिए गए हैं, ग्रीक गॉड्स होते हैं इनके, उसके ऊपर नाम रखा गया है। तो सबका कहीं ना कहीं रूट आप देखोगे ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीस में जो ग्रीक बोली जाती है लैंग्वेज, उससे मिलता है आपको। तो क्वेश्चन ये है कि जब तक अब जो भी नया एलिमेंट डिस्कवर होगा, मेरे को पता है उसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होगा, तो जब तक ये डिसाइड नहीं होता कि इसका नाम क्या होना चाहिए, एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए, तब तक एक टेम्परेरी नाम रख दिया जाता है। और वही ये तरीका है टेम्परेरी नाम जब तक बुलाने के लिए, जब तक उसका एक्चुअल नाम नहीं रख दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम एटॉमिक नंबर का नाम कर सकते हैं जो ग्रेटर देन 100 है। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन 100 है तो उसमें यही 9 नंबर आएंगे, 0 1 10 नंबर आएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, यही सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसका अगर मेरे को समझ आ जाए कि क्या क्या नाम है तो मैं उसी बेसिस पे क्या करता हूँ बच्चों, उसका नाम लिख लेता हूँ। तो देखो 0 को बच्चों उसका नाम होता है नील और एन से डिनोट करते हैं। अगर आप 1 की बात करोगे तो अन और स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से 2 को बाई, बी से, 3 को ट्राई, टी से क्वाड, क्यू से पेंट, पी से हेग्स, एच से इसको हेप्ट लिख सकते थे, लेकिन हेप्ट के केस में एच ही हो जाता, तो इसको सेप्ट लिखते हैं बच्चों, तो एस, ठीक है। क्योंकि अगर आप जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो वहाँ पे सेप्टेन नहीं लिखते, वहाँ पे हेप्टेन लिखते हैं। बट यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एच एच हो जाता, तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए कह रहा। फिर ऑक्टेन को ऑक्ट, ओ सी टी स्मॉल ओ, और 9 को बच्चों ई डबल एन स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उसका नाम हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। अब देखते हैं कि नाम कैसे लिखते हैं। सपोज़ करो कि 1 1 1 है, तो हमेशा पहले के लिए कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए क्या हो गया अन, तो अन, फिर दूसरे का अन और तीसरे का अन, और लास्ट में बच्चों क्या ऐड कर देते हैं आई यू एम, ई एम सब में ऐड कर देते हैं आई एम, तो अन अन अनियम हो गया। तो और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल यू स्मॉल यू। समझ में आया बच्चों? अब एक रैंडम लेते हैं, 1 2 5, तो आप क्या करोगे अन, पहले वाले को हमेशा कैपिटल लिखना, अन बाई पेंट और लास्ट में ई एम आई यू एम, अन बाई पेंटियम। आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि ई एम लास्ट में लगाया जाता है, और इसका सिंबल लिखोगे तो यू बी पी, इस तरीके से। लेकिन हमें पता है कि लास्ट में हमें ई एम लगाना पड़ता है, तो क्या अगर जो चीज़ आई से ख़त्म हो रही है 2 और 3 तो उसमें डबल आई लगाते हैं? नहीं बच्चों, एक ही आई लगाते हैं। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 103 का नाम लिखता हूँ, तो होगा क्या अन नील ट्राई, और डबल आई नहीं, खाली आई जो पहले आ गया उसी के पीछे यू एम लगा दो, तो ये हो जाएगा यू एन टी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आपको कुछ भी आ जाए बच्चों, 128 आ गया तो क्या हो जाएगा अन बाई ऑक्ट ई एम, और सिंबल क्या हो जाएगा यू बी ओ। तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप किसी का भी कर सकते हो। ये बस आपको ध्यान रखना है, और इसके बेसिस पे आई यू एम वाला ध्यान रखना है कि अगर बाई और ट्राई नहीं है तो आई यू एम सिंपल, और बाई ट्राई है तो डबल आई लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही आई, मतलब दैट मीन्स वो 2 आई को एक आई बना दो और पीछे यू एम लगा दो खाली, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। बेसिकली क्लासिफिकेशन कह रहा हूँ, नोमेनक्लेचर कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको बड़ी आसानी से आप इसका नाम लिख सकते हो। बच्चों अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से पक्का एक क्वेश्चन जरूर आता है, 2 कुछ भी नंबर दे देंगे आपको 100 से ऊपर, और बोलेंगे आपको इसका नाम लिख के दिखाओ। तो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, आपको अभी से समझ आएगा किस तरीके से लिखना है। 2-3 चीज़ें आप ट्राई करो, 2-3 खुद ही रैंडम नंबर ले लो 100 से ऊपर, और उसका नाम लिखने की कोशिश करो। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि वो बेसिकली डिस्कवर हुआ है कि नहीं। आप 178 लिख दो, जब होगा तब देखेंगे, लेकिन अगर हो गया तो उसका नाम क्या लिखेंगे, 178 है तो अन यू कैपिटल लिखूंगा, सेप्ट ऑक्टियम 178,
तो इस तरीके से आप कर सकते हो। टी से ख़त्म हो रहा तो प्रॉपर IUM पीछे लिखूँगा। अगर 2 और 3 182 होता तो अन, ऑक्ट, बाई और डबल आई ना लगा के UM लगा देता लास्ट में, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।